हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मौर्य साम्राज्य में मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम मुख्यतः मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, कर व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। केंद्रीय प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीय या राजतंत्रात्मक था और प्रशासन के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल में उपस्थित थी। इसके अलावा कौटिल्य द्वारा राज्य संचालन के लिए 7 अंगों की व्यवस्था की गई थी, जिसे सप्तांग कहा जाता था। इस सप्तांग में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया राजा स्वयं होता था और राजा इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका व व्यवस्थापिका का भी प्रमुख होता था। साम्राज्य में मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनका चरित्र परीक्षण होता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। उपदा परीक्षण किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनका चरित्र परीक्षण होना उपदा परीक्षण कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। और अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के मंत्रियों को तीर्थ या महापात्र कहा गया है और इनकी संख्या 18 बताई गई है। इन 18 मंत्रियों को हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ, यह कौन कौन से हैं? इस टेबल में 18 तीर्थों के नाम और उनके कार्य दिए गए हैं। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राजा को सलाह देने का कार्य करता था। पुरोहित धर्म विभाग का प्रमुख था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख था। युवराज राजपुत्र था और राजकीय कार्यों को करता था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक का प्रमुख था। अंतर्वर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख था। अंतर्वर्षिक राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख था। समाहर्ता राजस्व का संग्रह करता था। राजस्व का संग्रह कौन करता था? समाहर्ता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाता था। सन्निधाता का कार्य क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष की सुरक्षा करना। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष था। प्रदिष्टि फौजदारी न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक का कार्य दीवानी न्यायाधीश था। व्यवहारिक कौन था? दीवानी न्यायाधीश। नगर के कोतवाल को पौर कहा जाता था और नगर की रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। कर्मांतिक उद्योगों का अध्यक्ष कहलाता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस विभाग के अध्यक्ष को कहते थे, जबकि दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक होता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का अध्यक्ष होता था। यह सभी आपको याद रखने हैं। यह अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ हैं। इनसे बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ और अध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, जिनकी संख्या 26 है। मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ लिखे हैं। जैसे मुद्रा व टकसाल विभाग का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। मापतोल के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहते हैं। खानों के अध्यक्ष को आंकड़ा अध्यक्ष कहते हैं। नौसेना के अध्यक्ष को नभा अध्यक्ष कहते हैं। गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को महापात्रा परसरण कहते हैं, जबकि पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष कहते हैं। कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पुरा अध्यक्ष कहा जाता था। सड़क विभाग के अध्यक्ष को संस्थाध्यक्ष और बंदरगाह के अध्यक्ष को पतना अध्यक्ष कहा जाता था। यह भी आपको याद रखने हैं। अब हम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांत 4 भाग में विभक्त थे, लेकिन अशोक की कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गए थे। यह 5 प्रांत कौन कौन हैं? उत्तरापथ,
अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची। प्रांतों को मौर्य काल में चक्र भी कहा जाता था। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैनी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी और प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। यह प्रांत का विभाजन है। सबसे बड़ा होता था राष्ट्र। राष्ट्र का अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा। उसके नीचे प्रांत, फिर मंडल, फिर आहार, फिर स्थानिक और सबसे छोटी इकाई ग्राम। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक या ग्रामिया कहा जाता था, जबकि स्थानिक 800 गांवों का समूह था। स्थानिक 800 गांवों का समूह था और स्थानिक के अध्यक्ष को स्थानिक कहा जाता था। इसके बाद आहार। आहार 20 स्थानीय का समूह था। आहार 20 स्थानीय का समूह था और इसके अध्यक्ष को विषयपति या आहारपति कहते थे। इसके बाद आता है मंडल। मंडल 20 आहार का समूह था और मंडल के अध्यक्ष को प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था, जबकि प्रांत 20 मंडल का समूह था और प्रांत के अध्यक्ष को कुमार, आर्य या राष्ट्रीय कहा जाता था। इसके अलावा 10 ग्राम के समूह को संग्राहक कहते थे और इसके अध्यक्ष को गुप कहते थे। 200 ग्राम के समूह को खारविटिक कहते थे और इसके अध्यक्ष को खारविटिक कहा जाता था और 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था और इसके अध्यक्ष को द्रोणमुखी कहा जाता था। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम मौर्य काल की नगरीय प्रशासन को देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और ऐसी कुल 6 समिति थी। प्रथम समिति उद्योग व शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार व वाणिज्य की देखरेख करती थी और 5वीं समिति बिक्री कर मूल वसूलती थी। अब हम मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को देखते हैं। मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायालय 2 भाग में विभाजित थे। यह 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है धर्म स्थानीय न्यायालय। इस न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहा जाता था और इस न्यायालय में पारिवारिक मामले सुलझाए जाते थे। स्थानीय न्यायालय में नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महापात्र और जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। नगर के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक महापात्र, और जनपद के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। और दूसरा न्यायालय होता था कंटन शोधन न्यायालय। इस न्यायालय को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था और इसमें राज्य व नागरिकों के मध्य विवाद को सुलझाया जाता था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। अब हम मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यकालीन सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति था और सेना के 5 अंग थे। कौन कौन से? पैदल सैनिक, रथघोड़ा सैनिक, हाथी, घोड़ा व नौसेना। यह सभी सेना में सम्मिलित थे। नौसेना का प्रधान नवा अध्यक्ष कहलाता था। जो मौर्य काल में नौसेना थी उसके प्रधान को नवा अध्यक्ष कहते थे, जबकि सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहते थे। सेना का सामान एकत्र करने वाले को क्या कहा जाता था? दंडपाल। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और दुर्गों की रक्षा करने वाला दुर्गरक्षक दुर्गपाल दुर्गों की रक्षा करता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सैन्य विभाग का प्रधान अध्यक्ष सेनापति था। नौसेना का प्रधान नवा अध्यक्ष कहलाता था। सेना का सामान एकत्रित करने वाला दंडपाल और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था।
दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता था और अंतापाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकियों का गिरोह कहा था। जस्टिन एक इतिहासकार है। इसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकियों का गिरोह कहा था। अब हम मौर्य काल में व्यवस्थित कर व्यवस्था को देख लेते हैं। मौर्य काल में 1/4 और 1/6 के बीच कर लिया जाता था और मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि किसे कहा जाता है? मौर्य काल में उपस्थित सरकारी भूमि को। कृषि विभाग के अध्यक्ष को मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहते थे, जबकि बलि भू राजस्व को कहा जाता था, सीता भूमि कर को कहा जाता था, प्रवेश आयात कर को कहा जाता था और निष्क्रम्य निर्यात कर को कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रा कहा जाता था। मौर्य काल में बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रा कहा जाता था। अब हम वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था और गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को महामात्य सर्प कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहने वाली गुप्तचर को संस्था कहते थे और संस्था में अनेक अधिकारी थे। कौन कौन से? कापाटिक, उदास्तिक, गृहपटिक, वैदाहिक और तापस। कापाटिक वह अधिकारी थे जो विद्यार्थी के बेच में रहते थे। उपास्तिक वह अधिकारी थे जो सन्यासी के बीच में रहकर जासूसी करते थे और एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। संचार के प्रमुख अधिकारी क्षत्रिय, तीक्ष्ण, शरद और परिवारजिका थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को महामात्य सर्प कहा गया था। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को संस्था और एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य मौर्य साम्राज्य से। मौर्य शासकों की राजकीय चिन्ह मोर था। मौर्य शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? मोर। और यह सर्वप्रथम इतिहासकार गुडविल ने बताया था। मौर्य काल की मुद्रा पण थी, जिसे इतिहासकार ने कासारपण भी कहा है। मौर्य काल की मुद्रा पण थी, जिसे इतिहासकारों ने कासारपण भी कहा है। मौर्य काल में सोने की मुद्रा को स्वर्ण, चांदी की मुद्रा को पण या कासारपण और तांबे की मुद्रा को मापक और काकड़ी कहा जाता था। मापक चांदी का बड़ा सिक्का था, जबकि काकड़ी तांबे का छोटा सिक्का था। मापक तांबे का बड़ा सिक्का होता था, जबकि काकड़ी तांबे का छोटा सिक्का होता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी था और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीपा कहलाती थीं। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा नगर का जनगणना अधिकारी व प्रशासक नागरिक कहलाता था। नगर का जनगणना अधिकारी व प्रशासक नागरिक कहलाता था। मेगास्थनीज ने नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा था। मेगास्थनीज ने नगर अधिकारी को क्या कहा था? एस्ट्रोनोमोई। अशोक ने युक्त नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो केंद्र व स्थानीय प्रशासन के बीच संपर्क की कड़ी थे। अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे युक्त कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ था। अब हम मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। इसके बाद मगध पर शुंग वंश का शासन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।